हिंदी क्लब के धमाका सीरीज में फिर से आपका एक बार स्वागत है। पिछले वीडियोस का टारगेट था 300 लाइक का, जो पूरा हो चुका है। इसलिए आप देख रहे हैं धमाका सीरीज का मैथ का वीडियो, वो भी फाइनल वीडियो पार्ट 3। इस वीडियो के बाद मैथ क्लोज हो जाएगा। इस वीडियो का भी टारगेट है 300 लाइक का। पिछले वीडियोस में हमने देखा था बिनमे नियम को। इसमें हमने बताया था कि 44 की जगह अगर 404 कोई विद्यार्थी लिखता है तो उन्हें कैसे समझाएंगे, कैसे बताएंगे। तो उन्हें मूर्त पदार्थ से बिनमे नियम समझाएंगे। मूर्त पदार्थ से बिनमे नियम समझाएंगे तो जो भी नियम है वो हम आपको आगे बताएंगे। बिनमे मीन्स होता है आदान प्रदान करना, तो जो भी नियम है वो आगे बताएंगे। लेकिन इसके साथ ही मुझे एक प्रश्न याद आ रहा है। जैसे हमने आपको बताया था ओपन इंडेड यानी खुला अंत वाला प्रश्न, खुला अंत वाला प्रश्न बताया था, और एक बताया था बंद अंत वाला प्रश्न, क्लोज इंडेड। इसमें एक चीज और मैं जोड़ना चाहता हूं। इसमें जो होता है खुला अंत वाला जो प्रश्न होता है ये अपसारी होता है। ये क्या होता है? अपसारी। अब बंद अंत वाला जो होता है ये होता है अभिसारी। ये क्या होता है? अभिसारी। इसे याद रखिएगा, बहुत बार पूछा भी गया है ये को। बंद अंत वाला अभिसारी। अभी याद कैसे करेंगे? को अपसारी मीन्स क्या होता है? बहुत सारी। और इसका उदाहरण भी हमने दिया है आपका साइंस के तरीके से कि अपसारी मीन्स होता है बहुत सारी। जैसे किरणों का एग्जांपल ले लीजिएगा, बहुत सारी, किसी बिंदु से बहुत सारी किरण निकल रही है, तो ये अपसारी का उदाहरण है। अभिसारी क्या होता है? किसी बिंदु पे जाके ये सारी किरणें मिलना, ये अभिसारी होता है। बंद वाला क्या हो गया? एक उत्तर। और ये अपसारी क्या हो गया? बहुत सारे उत्तर। बस बहुत सारे उत्तर यानी खुला अंत वाला प्रश्न। बंद अंत वाला प्रश्न यानी अभिसारी होता है। चलिए आज का वीडियो जहां से कंटिन्यू करना है वहां से शुरुआत करते हैं। इसमें हमें बताना है परिमित संख्याओं के लिए योग और गुणन। इसके लिए बहुत सारे नियम है। नियम में बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम और बंटन नियम। ये 3 नियम है और तीनों नियम के 6 नियम बन जाते हैं, क्योंकि बीच में वहां पे योग लग जाता है या गुणन लग जाता है। योग और गुणन में कोई ज्यादा दिक्कत आपको नहीं है। केवल योग कब लगेगा? कोई योग उस समय लगेगा जब वहां पे जोड़ का साइन होगा, ठीक है। गुणन कब शब्द लगेगा? जब वहां गुणा का साइन होगा। केवल बंटन नियम में दोनों एक साथ आते हैं। बंटन मीन्स होता है वितरण नियम, इसको वितरण नियम के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। एक प्रश्न यहां से निश्चित रहता है, 1 साल गैप करके ये निश्चित ही प्रश्न पूछा जाता है। ये 6 to 8 में भी पूछा जाता है। 6 to 8 जो मैथ से रहेंगे उसमें भी पूछा जाता है। तो पहला हम आपको याद करवाते हैं, देखिए कैसे, बहुत ही आसान तरीके से याद कर सकते हैं। क्रम विनिमय नियम पहला है, इसे कैसे याद करेंगे? तो देखिए इसके सामने लिखा गया है x प्लस वाई बराबर वाई प्लस एक्स। इधर लिखा है गुणन x गुणे वाई बराबर वाई गुणे एक्स। यहां पे आप देख रहे हैं क्रम। क्रम मीन्स क्या होता है? जैसे बच्चों से आप स्कूल में कहेंगे क्रम में खड़े हो जाओ, यानी किस में खड़े हो जाओ? कतार में खड़े हो जाते, एक लाइन से एक क्रम में खड़े हो जाते हैं। उसके बाद लिया है विनिमय इन्होंने, यानी आदान प्रदान करना। तो एक ऐसा क्रम जो आदान प्रदान करके दिखाया जाए, तो इन्होंने वही चीज किया। देखिए यहां पे लिखा गया x, यहां लिखा गया y। पहले इन्होंने y किया फिर x किया। इसमें भी वही है, x फिर y, बीच में गुणा का साइन है। ये वाला क्या है? x गुणे y, ये लिखा गया। तो x गुणे y, इधर y गुणे x। याद हो गया? जब भी इसमें देख लीजिए, इसमें ब्रैकेट वगैरह नहीं है। क्रम विनिमय नियम में ब्रैकेट वगैरह नहीं है, कुछ नहीं दिया गया। केवल इन्होंने क्रम इधर से उधर कर दिया है, ठीक है। तो क्रम विनिमय नियम ऐसे ही देगा। जैसे प्रैक्टिकल में कैसे एग्जांपल दिया जाएगा, ये तो आपका XY में है, प्रैक्टिकल में ऐसे दे दिया जाएगा। जैसे 6 + 8, या हम बराबर का साइन, फिर इधर लिख दे 8 + 6। ये दोनों जोड़ा जाएगा ना, तो दोनों का बराबर एक सेम ही होगा। 8 6 अगर 14 होता है तो 14 इधर भी होगा, 8 6 उधर 14 होता है तो 14 वो भी होगा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं हम लोग क्रम विनिमय नियम। इसी तरह गुणा का होगा, तो गुणा का क्रम विनिमय नियम क्या होगा? तो यहां पे गुणा का साइन लग जाएगा, जोड़ के जगह क्या हो जाएगा? गुणा का साइन लग जाएगा। तो 8 6 48 इधर भी होता है, 8 6 48 उधर भी होता है। लेकिन भाग में ये नहीं हो सकता है, ये किस में नहीं हो सकता है? तो आपका माइनस में नहीं हो सकता है। माइनस मतलब घटाव में, व्यकलन में नहीं हो सकता है। तो ये भी कभी कभी पूछा जाता है। 6 to 8 में थोड़ा हाई लेवल हो गया। तो 6 to 8 में कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि किसमें ये क्रम विनिमय नियम हो सकता है। तो वो आपका जोड़ में हो सकता है, और किस में हो सकता है बाबू? गुणा में हो सकता है। अब चले साहचर्य नियम पे। याद हो गया? कुछ नहीं करना, केवल सिंबल चेंज होगा तो गुणन शब्द लग जाएगा, या गुणा का साइन लगेगा गुणन, और जोड़ का साइन लगेगा योग हो जाएगा, योग का क्रम विनिमय नियम। आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे ताकि पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए। साहचर्य नियम। साहचर्य नियम में क्या होता है ना, साथ ले जाने वाला। साथ ले जाने वाला यानी ए बी तो है ही, एक और को लेके आ गए सी, साथी होता है ना, वही साहचर्य नियम है। इसमें ब्रैकेट होता है। देखिए यहां ब्रैकेट दिया गया है, यहां देखिए ब्रैकेट दिया गया है।
आप देख लीजिए, दो तो उसी समय से था ही, एक साथी भी लेके आया है और ब्रैकेट के साथ आया है। तो देखिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर x को बाहर किया, चलो हटो, अब इनके साथ हम दोस्ती कर लेते हैं, इनके साथ दोस्ती किया y प्लस जेड। इधर देखिए क्या किया, x इंटू वाई, अब ब्रैकेट में इंटू जेड, तो जेड बाहर था तो x को बाहर कर दिया, अब वाई जेड एक साथ आ गया। कुछ करना ही नहीं, ब्रैकेट वगैरह देख के ना साहचर्य नियम अर्थ लगा लीजिएगा कि ये साहचर्य नियम है। निरसन नियम, निरसन नियम वैसे को दिया नहीं गया अभी तक, मतलब पूछा नहीं गया, लेकिन समझ लीजिए निरसन नियम क्या होता है। निरसन नियम होता है आपका, यदि x प्लस वाई बराबर x प्लस जेड तो y बराबर z होगा। यानी जब अगर इन दोनों को जोड़ने पे ये इतना बराबर आता है तो देखिए यहां y लिखा गया और यहां z लिखा गया, तो y z का माने क्या होता है, बराबर होता है निरसन नियम में। इसी तरह इसमें भी दिया गया x इंटू वाई, अब x इंटू वाई बराबर x इंटू जेड, जहां पे x नॉट इक्वल टू 0 तो y बराबर क्या हो जाएगा, z, क्योंकि यहां पे y के बदले में यहां z लिखा गया, लेकिन इसमें एक कंडीशन और लगाया जाता है कि x बराबर 0 नहीं हो तभी, क्योंकि किसी संख्या में अगर 0 से गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसलिए निरसन नियम नहीं पूछा गया, लेकिन देख लीजिए, समझ लीजिए। एक पूछा जाता है तत्समक। तत्समक क्या होता है, तो योग में तत्समक 0 होता है और गुणा में तत्समक क्या होता है, 1 होता है। योग में तत्समक क्या होता है, तत्समक मिस हो गया वही संख्या, तो योग में क्या होता है, 0 होता है, गुणा में क्या होता है, 1 होता है। इसके बाद बंटन यानी वितरण नियम। वितरण नियम में कुछ नहीं करना है, ये दोनों नियम के साथ काम करता है, योग के साथ भी काम करता है, गुणन के साथ भी काम करता है। दोनों जब साथ में रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, मतलब जिस कोई भी एग्जाम्पल दिया हो, कोई भी ऑप्शन ऐसा दिया हो या क्वेश्चन में कोई ऐसा दिया गया हो जो गुणा और प्लस दोनों के साथ हो, वो बंटन नियम के नाम से जाना जाएगा या वितरण नियम के। देखिए यहां गुणा भी है, जो डॉट दिया गया वो गुणा का सिंबल है, ये प्लस भी दिया गया, इधर भी देखिए गुणा भी दिया गया है और ये प्लस का सिंबल भी दिया गया है, तो इसे हम कहते हैं वितरण नियम, यानी बांट दिया हमने, जोड़ और गुणा को अपने अनुसार बांट दिया। ये निकालिएगा तो बराबर सही होगा, लेकिन ये फॉर्मूला है और ये नियम हमने समझाने का अलग से तरीका अपनाया ताकि आप आराम से केवल एग्जाम में जाएं, टिक करें। अब कुछ प्रश्न भी हल कर लेते हैं। प्रश्न आपके सामने ये है, अब इसको बताइए कि कौन किससे मिलेगा। जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में लिखना शुरू कीजिए। एक का एक को एक होगा कि 2 का 2 होगा, 3 का 3 होगा कि 4 का 4 होगा, जल्दी लिखिए कमेंट सेक्शन में। समय नहीं है, बहुत तेजी से खत्म करेंगे, बहुत सारे पेज है आज, हो सकता है लंबा वीडियो बने, लेकिन समय नहीं है, जल्दी से लिखिए। अब हम टिक करते हैं, मिलाइए आप लोग। देखिए पहला में दोनों प्लस है, 2 प्लस 8, 8 प्लस 2, जाहिर सी बात है प्लस है यानी जोड़ है, जोड़ है यानी क्या होगा, क्रम विनिमयता नियम, क्रम विनिमय नियम, तो ये इसके साथ जाएगा। जोड़ के जगह योग देता है शब्द, क्या दिया जा सकता है, जोड़ भी दे सकता है, योग भी देता है, ठीक है। तो इसमें किसी को कुछ पूछना नहीं, पहला का 2 होगा। दूसरा देखते हैं, 8 गुणे 90, 90 गुणे 8, यानी गुणन का ये क्या हो जाएगा, क्रम विनिमयता नियम या क्रम विनिमय नियम, ठीक। तीसरा में देखते हैं क्या है। देखिए तीसरा में इन्होंने क्या किया, 885 गुणे 145, 885 गुणे प्लस 40 प्लस 5, इन्होंने क्या किया है, गुणा भी लगाया है और प्लस भी लगाया है, तो ये कौन सा हो जाएगा, जाहिर सी बात है वितरण नियम हो जाएगा, नहीं को बंटन नियम के नाम से जाना जाता है। हमने बोला है योग पर गुणन का वितरण नियम, यानी जब भी आपका योग और गुणा दोनों साथ में रहेगा, जोड़ भी रहेगा गुणा भी रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा, वितरण नियम के वितरण नियम माना जाएगा। अब जो बच गया वो क्या हो जाएगा, यानी 4 का हो जाएगा 3 नंबर, यानी साहचर्य नियम। साहचर्य नियम क्या होगा कि साहचर्य नियम में हमने बताया था गुणा का साहचर्य नियम है, क्योंकि यहां गुणा का सिंबल है और ये ब्रैकेट में, और क्या है ब्रैकेट में, देखिए ये भी ब्रैकेट में होता है लेकिन प्लस और गुणा दोनों साथ में रहेगा। इसमें क्या है, केवल ब्रैकेट में है और गुणा है। अब आप कभी लाइफ में मेरे ख्याल से नहीं भूलिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर से समझा दिया जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो पूछा गया है सीटेट में। गुणन योग पर वितरण के रूप में, गुणन जो होता है योग पर वितरण के नियम में, तो इसका कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा, तो हमने बताया था कि इसका एग्जाम्पल एक ही होगा और वो एग्जाम्पल होगा आपका जब 15 गुणे 2 है और इसको तोड़ के गुणा और प्लस दोनों किया जाए, 10 प्लस 5 प्लस गुणे, देखिए यहाँ प्लस भी है और ये गुणा का सिंबल बनाया गया, इस तरीके से बनाया गया है। कोई ये कौन सा हो जाएगा, कोई ये हो जाएगा योग पर गुणन योग पर वितरण के रूप में, ठीक।
ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। क्यों ये दिक्कत क्यों नहीं होगा आपको? क्योंकि यहां पे देखिए 15 गुणे 2 को गुणा करना है, लेकिन इन्होंने क्या किया 10 + 5 गुणे 2, यानी प्लस और गुणा का दोनों के साथ इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए इसको वितरण नियम के नाम से जानते हैं या बंटन नियम के नाम से जानते हैं। साहचर्य सिद्धांत, साहचर्य सिद्धांत का भी एक सीटेट में प्रश्न है, उसे देख लेते हैं। साहचर्य सिद्धांत के लिए हमने बताया कि ब्रैकेट में जाएगा और एक के साथ एक को साथ लेके जाएगा, यानी दो नहीं रहेगा, दो से अधिक रहता है। ये क्या रहता है? दो से अधिक रहता है, और ब्रैकेट में ये कभी कभी रहता है। तो देखिए यहां ब्रैकेट नहीं लगाया गया, लेकिन देखिए यहां दो से अधिक है। क्या है? दो से अधिक है, और यहां ब्रैकेट होना चाहिए था। एग्जाम्पल में चलिए ब्रैकेट नहीं दिया गया, लेकिन यहां ब्रैकेट होना चाहिए था। साहचर्य मतलब साथी, एक साथी बना लेना। तो देखिए इन्होंने कैसे साथी, 8 गुणे 2 है, 16 और 25 को कैसे गुणा किया गया? 8 गुणे 2, 8 दूनी 16, और 5 गुणे 5 है, 5 गुणे 5। तो ये इन्होंने क्या किया है? अब इसके साथी को इसके साथ, 8 के साथ 5 के साथ, 8 को 5 के साथ, और 2 को इस 5 के साथ, 2 को इस 5 के साथ, यानी तुम मेरा साथी ले लो, हम तुम्हारा साथी ले लेते हैं, ताकि बराबर बराबर हो जाएंगे, फिर गुणा कर लेंगे। तो ये 40 गुणे 10 हो गया, ये 400 आंसर हो गया। तो इसे कहते हैं हम गुणन का साहचर्य सिद्धांत, क्योंकि इसमें केवल गुणा का प्रयोग हो गया है, इसलिए गुणा का साहचर्य सिद्धांत है। तो एक भी याद रखिएगा, हमने ब्रैकेट का एग्जांपल दिया, लेकिन कभी कभी ब्रैकेट नहीं भी दे सकता है, लेकिन साथ ही उसे जरूर चाहिए। अगर यही होता है 8 गुणे 2 बराबर, मान लीजिए एक और एग्जांपल देते हैं, 8 गुणे 2 बराबर 2 गुणे 8, तो ये क्या हो जाता है? 2 ही है, तो ये क्या हो जाता है? गुणा का क्या हो जाता है? गुणा का क्रम विनिमय नियम। ठीक है, लेकिन जब ये साथी ले लेता है तो इसको हम साहचर्य नियम कहते हैं। अब मेरे ख्याल से आप लाइफ में कभी गलती नहीं करेंगे। कुछ और रूल दिए गए हैं, जिसे केवल सुन लीजिए, क्लास 8 में ये ज्यादा काम आएगा, 6 to 8 में। परमेय संख्याएं योग, व्याकलन और गुणन की संक्रियाओं के अंतर्गत संवृत है। यही शब्द पूछा गया था, संवृत वाला। कोई किसमें? योग, व्याकलन, गुणन। ठीक है, योग, व्याकलन और गुणन में। परमेय संख्याओं के लिए योग और गुणन की संक्रियाएं क्रम विनिमय है, साहचर्य है। परमेय संख्याओं के लिए परमेय संख्या शून्य योज तत्समक है, और गुणन का एक गुणात्मक तत्समक है। ठीक है, गुणा में एक क्यों है, ये शायद आपको मैंने अभी समझाया होगा। देखिए अगर 8 में अगर 0 जोड़ा जाए तो वही संख्या हमें प्राप्त होती है, 8 ही प्राप्त होगा, और 8 में 1 गुणा किया जाए तो वही संख्या प्राप्त होती है 8 ही, इसीलिए इसको तत्समक के नाम से जानते हैं। कभी कभी योज प्रतिलोम भी पूछता है, योज प्रतिलोम भी हमने शामिल कर दिया, पेपर 2 में भी पूछता है, पेपर 1 में भी पूछता है। इसे देख लीजिए, परमेय संख्या a बट्टे b का योज प्रतिलोम होगा, क्या होगा? तो ये हो जाएगा -a/b, और विलोमता भी सत्य है, और विलोमता भी ये सत्य है, तो ये हो गया आपका योज प्रतिलोम। इसके बाद आगे देखते हैं, अगला है यदि a बट्टे b गुणे c बट्टे d बराबर 1, तो परमेय संख्या a बट्टे b का व्युत्क्रम तथा गुणात्मक प्रतिलोम c/d है। ये देख लीजिएगा, इसे नोट कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। परमेय संख्याओं का वितरकता परमेय संख्या a, b और c के लिए a ब्रैकेट में a प्लस b बराबर ab प्लस ac, और a ब्रैकेट में a माइनस b बराबर ab माइनस ac है। परमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। दी हुई परमेय संख्याओं के मध्य अपरिमित परमेय संख्याएं होती है। दो परमेय संख्याओं के मध्य परमेय संख्या ज्ञात करने में माध्य की अवधारणा सहायक है। ये सारा चीज समझाया जा सकता है, लेकिन समय अभाव के कारण लास्ट टाइम केवल रिवीजन किया जा रहा है, आप भी केवल याद कर लीजिए। ठीक है, अगर यहां से पूछा जाता है तो केवल वहां पे टिक करके चले जाइएगा। फिलहाल बाद में इसको समझा दिया जाएगा, चाहे पुराने वीडियोस में इसको समझाया गया निश्चित होगा। अब चलिए, अब हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं संख्याओं के प्रकार पे। प्राकृत संख्या, आज जोड़ भी सिखाएंगे और बहुत तेजी से जोड़ सिखाएंगे। बहुत बार पूछा गया है ये क्रम का प्राकृत संख्याओं का जोड़ बताइए। आप सेकंड मतलब सेकंड भी नहीं लगेगा, आप जोड़ के दिखाएंगे। आप बहुत सारे तरीके हैं मैथ के, लेकिन समय अभाव के कारण आपको वीडियो नहीं मिल पाता है। लेकिन आज आपको हम जोड़ बहुत ही फास्ट सिखाएंगे। कैलकुलेटर को सामने रखिएगा और उनसे कहिएगा इतना जोड़िए, उससे भी फास्ट आप करके नहीं दिखाएं तो हमें बताइएगा, कैलकुलेटर से भी फास्ट कीजिएगा जोड़। चलिए देखते हैं प्राकृत संख्याओं को। वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन संख्याओं को गणन संख्याएं या प्राकृत संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 और ये अनंत तक होता है। लगता है 10 संख्याओं का योग माइनस 5वीं संख्या तथा 5 जैसे 2। देखिए ये आपका फॉर्मूला है जो हमने लिखा है, हम ऐसे पढ़ेंगे नहीं, आपको बता देते हैं। जैसे कोई भी 10 संख्याओं का जोड़ आपसे पूछे, किसी भी 10 संख्याओं का जोड़ बताइए,
किसी भी 10 संख्या का जोड़ बताइए क्या होगा। जैसे अगर हमसे पूछे कि ये बताइए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्याओं का योग क्या होगा। 10 संख्याओं का योग क्या होगा, 1 सेकंड लगेगा और मैं कहूंगा ये 55 होता है। तो आपने कहा कि कहीं रट लिए होंगे, चलिए हम रट लिए हैं, हम एक यहां से हटा देते हैं। क्या करते हैं, यहां इरेज कर देते हैं, हम एक यहां से हम हटा देते हैं। ठीक है, हट गया। अब हम 2 से शुरुआत करते हैं, 2 से हम लेके जाते हैं, 2 से लेके जाते हैं आपका 2 से लेके जाएंगे 11 तक। अब ये बताइए कितना होगा। कुछ नहीं करेंगे, हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, ये 6 आया ना, 65 होगा इसका आंसर। क्या होगा, 65 होगा। अब ये सीखना चाहेंगे कि कैसे हम कर रहे हैं। अब मान लीजिए यहां से 2 हटा दिए, 2 हटा दिए, अब 3 से करेंगे, और 3 से हम 11 के बाद 12 कर दिए, फिर हम काउंट करेंगे। 3 से किया हमने ना, 1 2 3 4 5, ये आपका 75 होगा। जोड़ के देखिए, 12 तक देखिए, जोड़ के 75 होगा। 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, हो जाएगा। चलिए तरीका बताते हैं कैसे जोड़ते हैं। ये तरीका क्या है, जब भी लगातार संख्याओं की मतलब बोला जाए कि जोड़ के बताइए कितना होगा, जब भी हमेशा पूछा जाता है, को 10-10 मान लीजिए कभी पूछ दिया जाए कि 1 से 100 तक का, 1 से 100 तक का, चाहे 1 से 50 तक का, या किसी का भी, को 10-10 का वो अलग अलग बना लीजिए, 10-10 का बना लीजिएगा कि 1 से इतना तक इतना हुआ, 1 से इतना हुआ, अब तुरंत जोड़ के बता सकते हैं। अब देखिए फॉर्मूला क्या है। जैसे में अगर हमने बताया था कि 1 2 3 4, ये हो गया 5, फिर 6 7 8 9 10, लगातार ये 10 प्रकृत संख्या है और इसको हमको जोड़ना है। जब भी लगातार जब संख्या है ना, जो इसकी 5वीं संख्या होती है, 1 2 3 4 5, 5वीं संख्या को हम ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, और इसके पीछे हम 5 लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, 5 लगा देते हैं। जब भी हमने इसके आगे जब उपयोग हमने किया था, 1 के जगह 10 के बाद 11 लगाया था, तो हमने क्या किया था, 1 2 3 4 5, 5वीं संख्या यहां पे क्या हो गया, 6 हो गया। अगर 11 तक जोड़ना होता तो 5वीं संख्या मेरा 6 हो गया, और इसके पीछे क्या लगा देंगे, 5 लगा देंगे। 5 हमको लगाना था, 65 होगा। अब ये प्रैक्टिकल करके आप जोड़ के देखिए। जब गलत होगा, मान लीजिए कभी गलती आपको मिल जाए, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये क्यों हमने आपको बताया, क्योंकि बार बार पूछा जाता है कि इतने प्राकृत संख्या को जोड़ के बताइए। इसी तरीके से हम चाहेंगे कि आप मतलब आप निकाल लीजिए, और भी फॉर्मूला होते हैं, इस वीडियो में नहीं बताया जा सकता, लेकिन इसी तरीके से आप वर्ग आप कर लीजिए, 1 से 20 तक का वर्ग और वर्गमूल, और आप क्यूब भी इसी तरीके से देख लीजिए, 1 से 20 तक का। तो ये मैथ और आपका फास्ट हो जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर आप देखना चाहें तो आप 1 से लेके 100 तक का 10-10 का देख लीजिए अभाज्य संख्याओं का जोड़। 1 से लेकर 100 तक का अभाज्य संख्याओं का, अभाज्य संख्या चर्चा करेंगे क्या होता है, अभाज्य संख्याओं का जोड़ भी एक बार देख लीजिए। इतना करके जाते हैं कि मैथ में आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहेगा और बहुत सारे क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन निश्चित ही हल हो जाएंगे। अब चलिए पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता, प्राकृत और पूर्ण में एक ही अंतर होता है। जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 से स्टार्ट होता है। 0 को सम्मिलित कर लिया जाए प्राकृत संख्या में तो ये पूर्ण संख्या कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या है प्राकृत संख्याओं में शून्य ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर लिया जाए तो ये जो संख्याएं प्राप्त होती है वो क्या होता है, वो आपका पूर्णांक संख्या होती है। पूर्णांक में याद रखिएगा आपका शून्य भी होता है और ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। सम संख्या, सम संख्या क्या होता है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8, सम संख्याओं का भी जोड़ एक बार देख लीजिएगा 10-10 के रेंज में, और विषम संख्याओं का भी जोड़ आप एक बार बना लीजिएगा। नहीं तो फॉर्मूला बहुत सारे हैं, आप नेट पे सर्च कर लीजिएगा, नहीं मिलेगा तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वो भी हम आपको बता देंगे। विषम संख्या का भी फॉर्मूला होता है, तो वो क्या करेंगे, आप उसे 10-10 के रेंज में आप याद कर लेंगे। यानी 1 से 10 तक जो विषम संख्या है उसका कितना योग हुआ, 10 से 20 तक, या और भी बहुत सारे फॉर्मूला है उसके थ्रू आप निकाल सकते हैं। तो ये दोनों देख लीजिएगा जोड़ इन दोनों का। विषम संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती, जैसे 1 3 5, और इसमें आपका देखिए यहां पे इन्होंने नहीं लिखा है 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, वो हो जाएगा 1 3 5 9 भी होता है विषम संख्या, 11 होता है, फिर 11 के बाद 13 होगा, 13 के बाद 17 होगा, इस तरीके से बढ़ता है। ये मत समझिएगा कि 9 नहीं होता, 9 भी होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सम संख्या हो गया, विषम संख्या हो गया, अभाज्य संख्या। वे संख्याएं जो स्वयं जो स्वयं से कटे और एक
के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से नहीं विभाजित हो उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। 1 से 100 तक की जो संख्याएं हैं वो यहां लिख दिया गया है, जो अभाज्य संख्या है 1 से 100 तक की जो अभाज्य संख्या है वो यहां पे लिख दिया गया है, यानी यहां तक 97 तक लिख दिया गया है। और ये टोटल ये याद कर लीजिएगा, ये टोटल अभाज्य संख्याएं कितनी होती है, तो 25 होती हैं, ये टोटल याद कर लीजिएगा। माइनस यहां पे लिखा गया जैसे 2, 3, 7, 11, 13, 17 आदि अभाज्य संख्याएं हैं। एक विशेष संख्या है जो ना तो अभाज्य संख्या है, ना ही भाज्य संख्या है। एक जो होता है वो भाज्य संख्या है, ना ही अभाज्य संख्या है, मतलब ना भाज्य है ना अभाज्य है। दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, दो सबसे क्या है, छोटी अभाज्य संख्या है, लेकिन सम संख्या है। दो जो होता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है लेकिन सम संख्या है। अर्थात वे सभी पूर्णांक संख्याएं जो केवल एक से या स्वयं से विभाजित होती है अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं हैं जो क्रमशः हैं 2, 3, 5, 7, और 2 ही ऐसी आपका अभाज्य संख्या है जो सम संख्या है, सअभाज्य संख्या है। ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनके गुणनखंडों में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो उन्हें सअभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 16, 21 में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसके बाद है युग्म अभाज्य संख्याएं। ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 11, 13 युग्म अभाज्य संख्याएं हैं। अंतर कितना हो, 2 हो। ये थोड़ा देखते हुए पढ़िएगा, थोड़ा दोबारा रिपीट करके पढ़िएगा, बहुत सारी चीजें बताना है इसलिए बहुत फास्ट किया जा रहा है। भाज्य संख्या वे संख्याएं जो एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो उसे भाग, मतलब किसी से भाग लग जाए, वो भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4, 6, 8, 9, 10। 9 किससे भाग लगेगा, 3 से भी लग जाएगा, 3 3 9 होता है, 9 से भी लग जाएगा, 1 से लगेगा ही। संपूर्ण संख्याएं, संपूर्ण संख्या कौन सी होती है, वैसी प्राकृत संख्या जिसकी सभी अपूर्णांकों का योग संख्या मान से दुगुना हो। जैसे 6 का अपूर्णांक कौन कौन है, 1, 2, 3, 6, सबको योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 आ जाएगा। और 1 से 100 के बीच में कितनी संपूर्ण संख्याएं हैं, केवल 2 है, 6 और 28। परमेय संख्या वैसी संख्या है जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके, परमेय संख्या कहलाती है। जहां p और q दोनों पूर्णांक हो लेकिन q कभी शून्य ना हो। इसका उदाहरण है -4, 3/4, 0 आदि परमेय संख्याएं हैं। 0 भी है। अपरमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में न लिखा जा सके अपरमेय संख्या कहलाती है। जहां p और q दोनों पूर्णांक हो लेकिन q कभी शून्य नहीं हो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका पाई। पाई जो होता है ये बहुत बार पूछा जाता है कि पाई क्या है, परमेय संख्या की अपरमेय संख्या है। पाई आपका अपरमेय संख्या है। √7 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √2 हो गया आदि परमेय संख्याएं हैं। रूट इसमें अधिकतर दिया जाता है। अब √4 दे दे तो मत समझिएगा कि ये परमेय संख्या, सर ने कहा तो रूट वाला ज्यादा होता है, तो √4 दे देगा तो ये कट जाएगा ना, 2 गुणे 2 हो जाएगा, तो 2 बार हो जाएगा, रूट से निकल जाएगा, 2 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से कट जाता है, तो 2 नहीं होगा, मतलब 4 नहीं होगा। √2 होगा अपरमेय संख्या, लेकिन √4 नहीं होगा, √9 नहीं होगा, ये याद रखिए क्योंकि ये कट जाएगा, कट के बाहर निकल जाएगा। चलिए, वास्तविक संख्या वे संख्याएं जो या तो परमेय हो अथवा अपरमेय वास्तविक संख्या कहलाती है। इसमें सारा चीज आ जाएगा, जैसे जैसे में हो जाएगा 8, 6, 2। जहां भी माइनस हम पढ़ रहे हैं ना, माइनस नहीं है, ये 7 है, 5 है, 2 है, 2 + √2 पाई है। यहां देखिए, यहां 8, 6, 2, √3, 3/5 ये सभी वास्तविक संख्या है। आरोही क्रम, इसके बारे में हमने एक वीडियो में भी चर्चा किया है। आरोही क्रम क्या होता है, को ये हमने बताया था, ये 3 अक्षर है, तो यहां पे देख लीजिए, पढ़ लीजिए। संख्याओं को छोटी संख्या से बड़ी संख्या के क्रम में लिखने को आरोही क्रम कहते हैं। छोटी संख्या से बड़ी संख्या में, अर्थात संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। जैसे में दिए गए अंक क्या है, 5, 3, 9 है, इसमें अवरोही क्रम यहां पे उदाहरण दे दिया गया है। इसमें देखिए, यहां पे इन्होंने अवरोही क्रम लिख दिया। देखिए यहां पे इन्होंने सजाया कैसे, देखिए है क्या, ये मैं समझा देता हूं। यहां अवरोही नहीं होगा, आरोही। आरोही 1 अक्षर, 2 अक्षर, 3 अक्षर। कितना अक्षर है, 3 अक्षर है। 3 अक्षर यानी छोटा। और रोही में कितना अक्षर है, 1, 2, 3, 4। 4 अक्षर मतलब बड़ा। इसमें क्या होता है ना, सबसे बड़ा, जो सबसे बड़ा संख्या होता है वो पहले लिखते हैं। और रोही में सबसे बड़ा संख्या क्या करते हैं, वो पहले लिखते हैं। आरोही में सबसे छोटा संख्या पहले, आरोही में क्या करते हैं, सबसे छोटा संख्या। जैसे 5, 3, 9 में अगर हमें कहा जाए कि आरोही क्रम में सजाइए, तो इसमें हम 3 पहले लिखेंगे, फिर लिखेंगे 5, फिर लिखेंगे 9। तो ये हो गया आपका आरोही क्रम। अगर इसी को 3, 5, 9 को
अवरोही क्रम में कहा जाता है। को कैसे लिखते हैं? तो पहले 9 लिखते हैं, फिर क्या लिखेंगे? 9 के बाद होता है 5, फिर होता है 3, यानी पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। इसमें आरोही में क्या लिखा हमने? सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो यही आरोही अवरोही में होता है। एग्जाम्पल आप लोग देख के समझ लीजिए, ठीक है। ये सामने आपके एग्जाम्पल है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है? गलत लिख दिया है, ये उल्टा सीधा हो गया है, वो मत पढ़िएगा, ये मत पढ़िएगा, बाकी एग्जाम्पल आप देख लीजिए, ठीक है। ये सारी चीज है। और रोही में क्या होगा? सबसे बड़ा पहले, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा। और ये एग्जाम्पल सीटेट में पूछा भी गया था, ये हमने डाल दिया। अंकित मूल्य, ये फेस वैल्यू बहुत बार पूछा जाता है, और इसमें हमेशा फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, अंग्रेजी में हम लिख दिए फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, इन दोनों में हमेशा आप गलती करते हैं। अंकित मूल्य और स्थानिक मूल्य, या स्थानीय मूल्य दिया है, चाहे स्थानिक मान भी दिया जाता है। स्थानिक मान यानी स्थानीय मान, जिसे प्लेस वैल्यू के नाम से जानते हैं। तो फेस मतलब क्या होता है? फेस मतलब अंकित, जो अंक लिखा गया वही। जैसे 3, 2, 7 में हमसे कहा जाए कि फेस वैल्यू निकालिए, तो यहां पे 2 का फेस वैल्यू निकालिए, तो 2 ही होगा। वही अगर हमसे 3, 2, 7 में यहां पे पूछा जाता है प्लेस वैल्यू, क्या पूछा जाता है? प्लेस वैल्यू पूछा जाता है, यानी स्थानिक मान पूछा जाता है 2 का, तो 2 के बाद कितना अंक है? 1 अंक है 7, तो 0 1 बैठेगा। अगर यहां पे 7 के बाद 8 होता है, 9 होता है, कुछ भी होता है 7 के बाद, तो 2 अंक होता है, तो यहां पे एक और 0, जितना इसके इधर 0 होगा उतना 0 यहां पे बैठेगा। आगे सन्निकट द्वारा निकटतम दहाई अंक का आकलन, ये क्या होता है? सन्निकट व्यापक नियम, उसके सबसे बड़े स्तंभ, यानी यहां दहाई अंक, जितना अंक तक करना है उसके दहाई अंक तक 0 लगा देना था, जिसके पास ये होता है। जैसे 559 का लिखना है, तो 559 60 5 5 9 दहाई अंक तक करना है। दहाई अंक कौन हो गया? ये इकाई ये होता है, दहाई ये होता है। तो 5 9 59 ये है। 59 के बाद क्या हो सकता है? 60, इसको लिख सकते हैं 560, जो उसके निकट हो। अब ये 550 क्यों नहीं लिख सकते कि सीधे 9 माइनस करना पड़ेगा? इससे बढ़िया एक जोड़ दीजिए, 560 लिख दीजिए, और यहां पे 9 माइनस करेंगे, इससे बढ़िया ये लिख दीजिए। इसी तरह 555 लिखा गया है, तो यहां 560 हो जाएगा। 590 लिखा गया है, तो ये 600 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना देख लीजिएगा, थोड़ा समझ लीजिएगा। ये निकट मान, यानी जिसके निकट ये लगता है वो हो जाएगा। इसके बाद अगला है का को पहले काटिए, ता पीछे 2 बार, गुणा करो, धन जोड़ दो, लुट को लो, घटाओ। यानी सबसे पहले क्या करते हैं कि इसमें सबसे पहले करते हैं का काम, उसके बाद आप का को पहले काटिए, यानी सबसे पहले का काम करते हैं, उसके बाद किसका काम करते हैं? ये मत पढ़िए, ये मिस्टेक से लिख दिया गया। पहले का काम करते हैं, का को पहले काटिए, फिर किसका काम करेंगे? का को पहले काटिए, ता पीछे 2 भाग, ये भाग का, फिर गुणा का, उसके बाद आप जोड़ का, फिर घटाव का। ये 2 प्रश्न आपके सामने रखे गए, दोनों प्रश्न आप हल करके देखिए, इतना आंसर आ रहा है कि नहीं। आप एक बार जरूर करके देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आ जाता है तो इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है, आप हल कर लीजिएगा। यानी सबसे पहले जहां का लिखा होगा उसे सॉल्व कीजिए, 15 का 4, उसके बाद आप भाग का काम कीजिए, जो भाग दिया गया उसका काम कीजिए, फिर उसके बाद गुणा का काम कीजिए, उसके बाद फिर जोड़िए, और सबसे लास्ट में आप घटाने वाला काम कीजिएगा। जो भी बचेगा, यानी लास्ट में -2 है ना, ये -2 वाला काम सबसे लास्ट में कीजिएगा। जितना ये सॉल्व करके पहुंचेगा तो -2 उसमें से घटा दीजिएगा। तो देख लीजिए इतना आंसर आ रहा है कि नहीं। ये भी आंसर चेक कर लीजिएगा, ये सही है या नहीं। कमेंट सेक्शन में ये हमें सॉल्व करके जरूर बताइएगा। परेशानी होगा तो एक छोटा सा और वीडियो बन सकता है, ठीक है। आगे तेजी से बढ़ रहे हैं हम। सारा चीज हम आपको इसलिए केवल रिवीजन करा रहे हैं, और ये सारी चीज कराया जा चुका है। मेसी डे धक के बारे में बहुत पहले से आपको बताया है, बहुत सारे वीडियोस में हमने बताया है। ये होता क्या है, इसे याद कर लीजिए, मेसी डे धक DHK। में से क्या होता है? मिलीलीटर, से सेंटीलीटर, डे से डेसीलीटर, और यहां पे लगा देते हैं मीटर, लीटर, ग्राम। जो भी लगाना है वो लगा लीजिए। इधर होता है डेकालीटर, ये होता है हेक्टोलीटर, ये होता है किलो। ये पूछा जाता है और कहीं कहीं बीच में इस्तेमाल हो जाता है। जैसे पूछा जाए 5 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? 5 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? पूछा कहां गया है? को सेंटीमीटर में पूछा गया है, और 5 सेंटीमीटर में पूछा गया है, यानी 5 सेंटीमीटर ये है, और पूछा कहां गया? किलोमीटर में। सेंटीमीटर से चेंज करना है किलोमीटर में। को सेंटीमीटर यहां है ना, को सेंटीमीटर यहां बिंदु दे दिए, जहां से पूछा गया वहीं पे यहां बिंदु दे दिए, और जितना जीरो, जितना ये बैठाना है उतना जीरो बैठा लीजिए, और लास्ट में ये 500 होता है, तो कैसे 500 लिखते हैं? यहां पे 500 हो जाता है। 500 सेंटीमीटर में कितना किलोमीटर होता है? को ये 0 इधर हो जाता है, 500 इधर होता है। लास्ट में 5 पूछा है, तो लास्ट में 5 अंक है,
यहाँ पे पूछा है 5, तो यहाँ 5 अंक लिख देते हैं। इसका विस्तृत वीडियो अन्य वीडियो में समझाया गया है, लेकिन इसे भी समझ लीजिए। अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में सेंटीमीटर कैसे होगा, तो यहाँ पे 1 मीटर में पूछा है ना सेंटीमीटर, तो इधर लिख देंगे 1, और कितना जीरो है तो 1 2 जीरो है ना, तो वो 100 हो जाएगा। ठीक है, चाहे यहाँ देखिए होता क्या है, यहाँ ध्यान से एक बार फिर से सुन लीजिए। अगर पूछा जाए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हैं, तो हमको जाना कहाँ है, सेंटीमीटर में। कहाँ से जाना है, को ये इधर से, तो इधर से लगा दीजिए, मीटर से जाना है, क्योंकि यहाँ मीटर लिखा गया है, मीटर से जाना है। मीटर में 1 जीरो, और यहाँ 1 जीरो, और यहाँ सेंटीमीटर से 1 डबल जीरो यानी 100। ठीक है, ये ऐसे लिख दिया गया। हो सकता है उस समय इस तरह का फॉर्मूला अपनाया गया हो, बहुत सारे फॉर्मूले हैं एक ही चीज के, तो इसको ऐसे याद कर लीजिए। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर में चेंज करना है तो वहां वो अंक लिख देंगे। जैसे यहां पे अगर हमको चेंज करना था किसमें, किलोमीटर में, वो किलोमीटर में जो अंक है ये वाला 1 अंक का है, तो यहाँ 5 लिख देंगे। खंदा में 1 ही अंक पड़ता है, 2 अंक मत डालिएगा, नहीं को गलत हो जाएगा। तो खंदा में 1 अंक डाल दिए, और जहां से शुरुआत करना है वहां तक जाएंगे जीरो लगाते हुए। अब इसके आगे जीरो अगर लगाते हैं तो काम तो नहीं करेगा, 5 के आगे कितना जीरो लगेगा, काम नहीं करेगा, इसलिए यहां 0.5 दे देते हैं। ये सॉल्व हो गया। ये केवल डायग्राम बना लीजिएगा। अब ये पूछा है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, को पूछा किसमें है, सेंटीमीटर में पूछा है। तो सेंटीमीटर कहां है, सेंटीमीटर यहां है, तो यहां पे हम लिख देंगे 1, और कहां से चलना है, मीटर से, तो इधर लगा दीजिए। अब इधर लग रहा है तो इधर तो 0.5 दे नहीं सकते, इसलिए 100 हो गया। ये मतलब बहुत मीटर, सेंटीमीटर, आपका लीटर वगैरह में याद करना बहुत मुश्किल लगता होगा, इसलिए ये फॉर्मूला बनाया गया। आगे 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जितना जीरो होता है उतना लगा दिया जाता है। यानी देख लीजिए कितना जीरो, 3 2 5 1 6। ये टोटल अंक जो होगा आपका 6 होगा, और 5 उस पर जीरो बैठ जाएगा। यानी 6 अंकों की अगर सबसे छोटी संख्या लिखना है तो एक ये अंक हो गया, इसके बाद 5 को जीरो लगा दीजिए। 3 2 5, ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी 6 को 9 लिख दीजिए, 3 6। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 9 लिख दिए तो 6 अंकों की बड़ी संख्या, और 6 अंकों की ये छोटी संख्या होगी। अब देखिए नोट में कुछ लिखा गया, किसी दी गई संख्या को अगर सबसे छोटी संख्या लिखना हो तो उसमें सबसे छोटा संख्या पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद देखिए ये होता क्या बता देते हैं। देखिए ये जो संख्या है 3 4 7 5, इसे बोल रहे कि सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो इसका सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तो सबसे छोटा अंक पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये छोटी संख्या हो गई। इसी से कह दिए सबसे बड़ी संख्या कैसे लिखेंगे, तो इसमें सबसे बड़ा अंक जो होगा वो सबसे पहले, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, उसके बाद, यानी उससे छोटा ऐसे करके, तो ये सबसे बड़ी संख्या हो गई, और ये क्या होगी, सबसे छोटी संख्या। ये सारा चीज आप प्रैक्टिकल वे में करते रहिएगा। अब यहाँ पे 16 का पूर्ववर्ती पूछा गया, कुछ नहीं है, 1 और सेकंड का ये है, केवल देख लीजिए, कुछ समय और लगेगा, देख के क्लोज कर लीजिए, रिवीजन हो जाएगा, कभी भूलिएगा नहीं। 16 का पूर्ववर्ती संख्या है, तो 16 का पूर्व मिस होता है, पहले का संख्या कौन सा है, 15। अब पूछ दे कि 16 का परवर्ती मिस होता है, पर मिस होता है बाद में, तो ये क्या होगा, तो 16 के बाद में क्या होता है, 17 होता है, खत्म। ये सीखने संख्याओं को लिखने का भारतीय अंतरराष्ट्रीय पद्धति। भारतीय पद्धति क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति क्या होता है, तो देखिए भारतीय पद्धति में जब संख्या लिखते हैं तो 3 अंकों पहले, सबसे पहले 3 अंकों के पहले कमा लगाते हैं, फिर 2 अंकों के बाद कमा लगाते हैं। देखिए एग्जांपल के रूप में यहाँ पे वही अंतरराष्ट्रीय पद्धति में हमेशा 3 अंक के बाद कमा लगाते हैं। अपने कंप्यूटर में देखा होगा इस तरह का ये, और कभी कभी इस तरह का भी लिखते हैं, तो आप इकाई दाई सैकड़ा हजार के बाद 10,000 कर देते हैं, ये 100,000 करते हैं, बस यही अंतर होता है। यहाँ पे आपको हम दिखा भी देते हैं, इकाई का 1, दहाई का 10, सैकड़ा 100, 1000, 1000, ये सब अब नोट कर लीजिए। इतना मैं नहीं बता सकता हूं, करोड़ में कितने जीरो होते हैं, ये जीरो नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो पूछा गया है वो मैं आपको बता देता हूं, पूछा क्या गया है। यहां पे इन्होंने एक बार पूछा था, देखिए अब होता क्या है ना, अंतरराष्ट्रीय पद्धति, देखिए अंतरराष्ट्रीय पद्धति में होता क्या है, थोड़ा सा अंतर होता है। जहां पे इकाई दहाई सैकड़ा यहां तक तो वो ठीक चलते हैं, लेकिन इसके बाद क्या करते हैं, 1000, 10,000 के बाद ये 100,000 लगा देते हैं। तो एक बार पूछा गया था कि 100,000 बराबर क्या होता है, लाख होता है, और उसके बाद मिलियन के बारे में और बिलियन के बारे में पूछा जाता है। तो 1 मिलियन बराबर कितना हो जाएगा, 10 लाख। 1 मिलियन बराबर कितना हो जाएगा, 10 लाख। ये याद रखें, 1 मिलियन बराबर कितना हो जाएगा, 10 लाख। 10 मिलियन बराबर क्या हो जाएगा, 1 करोड़। 100 मिलियन बराबर कितना हो जाएगा, 10 करोड़। 100 मिलियन बराबर कितना हो जाएगा, 100 मिलियन बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 10 करोड़। बिलियन
बिलियन भी पूछा जाता है कभी कभी, हो सकता है इस बार पूछ लिया जाए। तो बिलियन क्या होता है आपका, खरब होता है। बिलियन क्या होता है, खरब होता है। 10 बिलियन क्या हो जाएगा, 10 खरब हो जाएगा। इसके बाद 100 बिलियन वगैरह नहीं पूछेगा। ऊपर में आपको बताया गया 100 बिलियन वगैरह को क्या कहते हैं, खरब के बाद क्या होता है, ये सारी चीज। अरब के बाद खरब होता है, खरब के बाद क्या होता है, ये सारी चीज आपको बताया गया है। तो इसे भी एक बार नोट करके याद कर लीजिए। मिलियन कितना को कहा जाता है, बिलियन कितना को कहा जाता है, ये जरूर नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। मिलियन, ये सारे चीज आपको लिख दिए गए हैं, शायद कहीं और नहीं मिला आपको। अब इसको मिलाना है ताकि आपको पता चले। इसके विभाज्यता की जो जांच होती है, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, ये हमने आपको बताया भी है, फिर से एक बार समझा देंगे ताकि आपको रिवीजन हो जाए। यहां पे चलिए, जहां पे देखिए मिलाना है तो ये कैसे मिलाते हैं, गुणज क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है। गुणज जो होता है ना, सार्व गुणज वगैरह है लास्ट में, चाहे उसका एक स्पेशल वीडियो है तो वो आप जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सीटेट का क्लास है, उसके बाद आपको सीटेट का एग्जाम है, उसके बाद आपको तो मतलब अगर अच्छे तरीके से तैयारी रहती है, अच्छे तरीके से पढ़े होंगे एनसीईआरटी वगैरह, तो निश्चित ही सफलता प्राप्त कर लेंगे। यहां पे हम मिलाते हैं, यहां पे देखना है क्या, 8 का गुणज, गुणज में होता है उससे भाग लग जाए, को 8 दूनी 16, ये लग गया। इसके बाद देखते हैं 7 का, को क्या हो जाएगा, 7 पचे 35, ये 7 का गुणज। अब इसके बाद 70 का गुणज, 70 से कोई बड़ा है ही नहीं, तो 70 से भाग कहां लगेगा, किसी से नहीं लगेगा। 30 का गुणनखंड, 15 दूना 30, ठीक है। और 25 दूनी 50, 25 का गुणनखंड हो गया। अब 20 का 20 गुणनखंड, ये लग गया। जिसने भी इस तरीके से लगाया वो बिल्कुल सही है। ये 70 वाला केवल बच गया, क्योंकि 70 के आसपास कोई नहीं है, 70 से किसी से भाग नहीं लगेगा। विभाज्यता की जांच, 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी अगर इकाई अंक क्या क्या हो, कि इकाई अंक आपका 0, 2, 4, 6, 8 है इकाई अंक, तो समझिए 2 से भाग लग जाएगा। 3 से विभाज्यता, सबको जोड़ दीजिए, सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए। जैसे 2, 3 और 6 को जांचना होगा 3 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, तो इसको जोड़ते हैं हम। 3 2 5, 5 हो गया, और 6, 3 2 5 6, 6 5 11 हो गया, 3 से भाग नहीं लगेगा, लगा के देखिए नहीं लगेगा। 2 3 6 है, लेकिन भाग आपका 3 से नहीं लगेगा। चलिए भाग देके देखते हैं लगता है कि नहीं। ये हो जाएगा कितना बार में, को ये हो जाएगा 7 का 21, 21 आ गया, 21 22 23 26, 26 नहीं लगेगा। 8 3 का 24, 9 3 का 27 हो जाएगा, 26 नहीं लगेगा। तो ये जोड़ के देख लेते हैं, आपस में संख्याओं को जोड़ लेते हैं। अगर वो जोड़ आपका 3 से भाग लगता है तो पूर्णतः विभाजित हो जाता है। 4 का क्या करते हैं, तो 4 का अंतिम 2 संख्याएं जो बनी होती है उसे 4 से भाग देके देख लेते हैं। 5 का कैसे देखते हैं, तो अंत में क्या लिखा हुआ हो, 0 और 5 हो, अंत में क्या हो 0 और 5 हो, तो 5 से भाग लग जाएगा। 6 का क्या देखते हैं, अगर वो संख्या सम संख्या हो, वो क्या हो, सम संख्या हो, और उनके जो योग होंगे वो 3 से भाग लग जाए। यानी 6 कैसे लगता है, 6 बराबर 2 गुणे 3, 2 3 6 होता है, वो 2 से भाग लग जाए, 3 से भी लग जाएगा, समझिए 6 से लग जाएगा। तो वही लिखा गया, सम संख्या हो, सम संख्या ही 2 से भाग लगता है, और क्या हो, अंकों का योग 3 से भाग लगता हो, तो 3 का विभाज्यता से पता चल जाएगा। कोई भी संख्या 7 से पूर्णतः विभाज्य होगी यदि संख्या इकाई के अंक, जो इकाई का अंक को दोगुना करके संख्या के इकाई के अंक को हटाकर प्राप्त की हुई संख्या से घटाने पे 7 का गुणज मिलता है। तो इसको मैंने बताया है एक वीडियो में, वो आपका वीडियो 2019 का है, उस वीडियो को देख लीजिए। टोटल विभाज्यता वहां पे मैंने समझाया है, इसलिए मैं तेजी से करता हूं। 7 वाला भी मैंने समझाया है, वहां देख लीजिए, 2019 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। जब किसी संख्या का 6 बार, 12 बार, 18 बार पुनरावृत्ति हो तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी, ये भी रूल है। इसके बाद जब किसी संख्या के अंतिम 3 अंक शून्य हो अथवा 3 अंकों से बनी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह 8 से पूर्णतः विभाज्य होगी। ठीक है, अंतिम क्या करेंगे, 3 अंकों को देखेंगे, संख्या 8 से भाग लग जाएगा, तो समझिए 8 से विभाजित हो, चाहे अंतिम 3 अंक शून्य हो तो 8 से भाग लग जाएगा। कोई भी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित कब होगी, जब उसको सारी संख्याओं को जोड़ लेंगे और 9 से विभाजित करेंगे को लगेगी। 10 से विभाज्यता कैसे पता चलेगा, को लास्ट में 0 होगा ना, किसी भी संख्या के अंत में 0 होगा, समझिए 10 से भाग लग जाएगा। यदि किसी संख्या के विषम स्थानों पर स्थित अंकों के योग तथा सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 का गुणज है तो वह संख्या 11 पूर्णतः विभाज्य होगी। ठीक है, इसे भी देख लीजिए। सम और विषम जानते हैं, सम विषम वही होता है आपका, मान लीजिए कोई संख्या है आपका
2 3 4 कुछ सम संख्याओं का योग और विषम संख्या, ये सम संख्या हो गया, इसके बाद ये सम संख्या हो गया, ये विषम संख्या चल रहा है, तो इन दोनों का जोड़ अलग अलग कर लेंगे, दोनों को घटा के देखेंगे, अगर 0 आएगा तो क्या हो जाएगा, 11 से भाग लग जाएगा। चाहे 11 से भाग लगेगा, मतलब मान लीजिए यहाँ 22 आ गया, इस सबको जोड़े तो 22 आ गया, तो 22 आने के बाद ये क्या है, 11 दूनी 22 कट जाएगा, यानी जो ये संख्या थी 2 3 4 नहीं, क्योंकि 2 3 4 को जोड़ेंगे तो 22 थोड़ा ही हो जाएगा, तो इसको मन घटाने के बाद 22 आ जाएगा, तो वो अगर भाग लग जाता है तो समझिए कि 11 दूनी 22 अगर कट जाता है तो वो 11 से भाग लग जाएगा। इसके बाद है, यदि किसी संख्या की पुनरावृत्ति सम में हुई हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी, जैसे 555 है, इतना 5 है तो 11 से भाग लग जाएगा। यदि कोई संख्या 3 और 4 से विभाज्य है तो वो 12 से पूर्णतः विभाज्य होगी। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 25 से विभाज्य है, तो अंतिम दोनों अंक शून्य है तो वह संख्या 25 से विभाज्य होगी। अब आते हैं रोमन संख्या पे। रोमन संख्या का ये पूरा है, देख लीजिएगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 6 7 8 9 10। इसका स्थानीय मान नहीं निकाल सकते, और इसके कारण ऊपर में ये वीडियो यानी कल वाला वीडियो में देख लीजिएगा इसके क्या गुण है। इसमें देखा जाए तो 10 को ऐसे लिखते हैं, 20 को ऐसे लिखते हैं, 30 को ऐसे लिखते हैं, 40 को ऐसे लिखते हैं, 50 60 70 जो भी है ये सारे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको हटा देता हूं मैं, ये 1 2 3 है स्टार्टिंग का, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए 1000 को m से डिनोट करते हैं, ठीक है, याद हो जाएगा। ये 100 को याद कर लीजिए, 50 को याद कर लीजिए, 40 को याद कर लीजिए। कभी कभी दे दिया जाता है इसे रोमन संख्या में इसका कौन सा आंसर होगा बताइए, वो बताना होता है। ये दूसरा भी रोमन संख्या का ही फॉर्मूला है, एक जगह इकट्ठा करके यहां पे दे दिया गया है, इसे भी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। एक का एक, v को 5 लिखते हैं, x को 10 लिखते हैं, l को 50, c को 100, d को 50 500 सॉरी d को 500 और m को 1000। ये है तरीके आपको लिखने के। 2015 लिखना होगा तो इतना लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ रूल भी हैं, रूल भी समझ लेना चाहिए। हम तेजी से इसको सुना देते हैं, सुन लीजिए और प्रैक्टिकल घर पे कर लीजिए। यदि किसी संकेत का पुनरावृत्ति होती है तो यह जितनी बार आता है उसका मान उतनी बार जोड़ लिया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे समझेंगे, 2 लिखना होगा तो 2 आई जैसे बना हुआ है तो ये 2 हो जाएगा, 2 बार 10 का सिंबल लिखा जाएगा ये 20 हो जाएगा, और 3 बार 30 XXX लिखा है तो ये 30 हो जाएगा। किसी भी संकेत को 3 से अधिक बार पुनरावृत्ति नहीं होती, 3 से अधिक बार ये नहीं कर सकते। जैसे 40 लिखना हो को 4 बार 40 लिखते हैं तो ये गलत होगा। 4 बार 4 लिखना हो तो ऐसे अगर 4 लिखते हैं, मान लीजिए 4 अंक लिखना है, कोई 1 2 3 4 ऐसे करके लिखते हैं, कोई ये गलत होता है। 4 कैसे लिखते हैं, ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है। कोई ये सारे नियम याद रखिएगा। 4 बार पुनरावृत्ति किसी का नहीं होता है। संकेत VLD की कभी भी पुनरावृत्ति नहीं होती, VLD का कभी पुनरावृत्ति नहीं होती। भी मतलब जानते हैं ना, वही 5 जो होता है, इस सब का कभी पुनरावृत्ति नहीं होती है। जैसे 10 लिखना होगा भी नहीं लिखेंगे, x एक लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 100 को LL नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहां पे लिखा भी गया है, 100 को देखिए यहां LL नहीं लिखेंगे, इसे C से डिनोट करेंगे, और यहां हमने बताया था 10 को ये 10 को x लिख देंगे। समझ गए। आगे है नियम, यदि छोटे मान वाला कोई संकेत, छोटे मान वाला संकेत एक बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर जाता है तो बड़े मान में छोटे मान को जोड़ दिया जाता है। जैसे 5 के बाद 1 गया को ये 6 हो जाएगा। देखिए यहां पे ये एग्जांपल हो रहा है, इस तरीके से होता है। और वही ठीक उल्टा हो जाए, यानी छोटे मान वाला कोई संकेत बड़े मान वाले किसी संकेत के बाईं ओर जाता है। जहां ये आपका हो गया, आपका ये बाईं लिख दिया गया है, ये आपका होगा दाईं। अगर दाहिना साइड जाता है तो ये जोड़ दिया जाता है, और बाईं साइड जाए तो वो क्या किया जाता है, मान घटा दिया जाता है। जैसे अगर हम लिखते हैं एग्जाम्पल से, इन दोनों, ये दोनों पॉइंट में थोड़ा सा मिस्टेक है, इन दोनों पॉइंट को हम आपको समझा देते हैं। जैसे अगर हम लिखें ऐसे, फिर हम लिखें ऐसे, तो इसे आप कहते हैं 6, और इसे क्या कहते हैं आप 4, और इसे कहते हैं आप 5, ठीक है। तो 5 में से इधर अगर जोड़ेंगे यानी दाएं तरफ जाएगा तो ये जुट जाएगा, और अगर बाएं लिख दें, इससे छोटा मान है ना ये 1, तो ये घट जाएगा, 1 घट गया, यानी 5 में से 1 गया तो ये 4 हो गया। और ये 5 को ऐसे लिख दिए, और 6 के दाहिने साइड है, ये बाएं साइड था, और ये दाहिने साइड है तो ये 6 हो गया, और बाएं साइड आ जाएगा तो ये घट के 4 हो जाएगा। और एक ये दाएं साइड है दाहिना, यानी 6 + 1 बराबर 5 + 1 बराबर 6, ये हो गया 5 + 1 बराबर 6, ठीक है। और ये बाएं है तो माइनस हो जाता है, ठीक है। 4 ऐसे लिखते हैं ना, ये बहुत छोटा सा है, निश्चित ही आप समझ गए होंगे। अगला है आपका
छोटे मान वाला किसी भी संकेत का बड़े मान वाले संकेत के बाईं अर्थात बाईं ओर अर्थात पहले लिखते समय इसकी पुनरावृत्ति नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल XXC गलत है, यहां IA6 गलत है, XXL गलत है, तो ये भी देख लीजिएगा। संकेतों VLD को कभी बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर नहीं लिखा जाता है, अर्थात VLD के मानों को कभी घटाया नहीं जा सकता है। ठीक है, जैसे हम VX या LC नहीं लिख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। संकेत 1 को केवल 5 और 10 में ही घटाया जा सकता है और X को केवल L और C में ही घटाया जा सकता है। ठीक वैसे ही C को M और D में ही घटाया जा सकता है। ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देख लीजिए। अगला पॉइंट है भिन्न से संबंधित। भिन्न से भी संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जो पूछे जाते हैं वो इंपॉर्टेंट होगा, वो हम आपको समझाते हुए चलेंगे। यदि किसी संख्या को p/q के रूप में, जहां p और q पूर्णांक है तथा q बराबर 0 लिखा जाए तो ऐसी संख्या को भिन्न कहते हैं। भिन्न में भाज्य को एक रेखा के ऊपर तथा भाजक को रेखा के नीचे लिखा जाए, ये हम आपको समझा देते हैं। जैसे मैं कोई भी एग्जाम्पल बट्टे के रूप में हो, जैसे 4/5, ठीक है, ये एक भिन्न है। इसमें देखा जाए तो ऊपर वाले को हम कहते हैं भाज्य, नीचे वाले को कहते हैं हम भाजक। ऊपर वाले को हम अंश कहते हैं और नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। बस इस लाइन में यही बताया गया है, समझ में आगे आप पढ़ भी लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। भिन्नों के प्रकार, एक होता है उचित भिन्न। यदि भिन्न का अंश हर से कम हो तो भिन्न को उचित भिन्न कहते हैं। जब भी एग्जाम्पल पूछा है उचित भिन्न निम्न में से कौन है, तो ये देख के टिक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि किस भिन्न का अंश हर से कम है, वो हो जाएगा आपका उचित भिन्न। तो ये नीचे में आप देख रहे हैं ना, 2/3, 5/6, 10/11, तो ये भिन्न का है, अंश जो है हर से ये कम है, इसे हम उचित भिन्न कहते हैं। अनुचित भिन्न, यदि भिन्न का अंश हर से बड़ा हो तो ये कहलाता है अनुचित भिन्न। जैसे 3/2 है आपका, क्या है, 3/2 है, 6/5 है, 8/7 है, तो यहाँ पे देखेंगे तो अंश क्या हो गया आपका, बड़ा हो गया, तो अनुचित भिन्न कहते हैं। मिश्र भिन्न, यदि भिन्न एक पूर्णांक तथा भिन्न से मिलकर बनी हो तो भिन्न को मिश्र भिन्न कहेंगे। इसमें क्या होता है ना, एक पूर्णांक संख्या लग जाता है और साथ में बटा वाला होता है। देखिए यहाँ 2 पूर्णांक 1/3, इसे मिश्र भिन्न के नाम से जानते हैं। 3 पूर्णांक 3/4, 5 पूर्णांक 6/7, ये सब किसके उदाहरण है, मिश्र भिन्न के उदाहरण है। अब मिश्रित भिन्न में क्या होता है ना, सारा बट्टा में होता है, यानी अंश भी बट्टा में रहेगा, हर भी आपका बट्टा में रहेगा। ये देखिए, ये भी बट्टा में है, ये भी बट्टा में है। तो यदि अंश या हर या दोनों भिन्न हो, या अंश हो या हर हो या दोनों भिन्न हो, तो भिन्न को मिश्रित भिन्न कहते हैं। एग्जाम्पल आप देख लीजिए। दशमलव भिन्न, वे भिन्न जिनके हर 10 या 10 के स्क्वायर या 10 के क्यूब इत्यादि हों तो दशमलव भिन्न कहलाते हैं। जैसे 7/10, 11/10, 11/100, 11/1000 इस तरह के हों तो ये सब क्या कहलाते हैं, दशमलव भिन्न कहते हैं, क्योंकि इसको जब भाग में देंगे तो दशमलव में तुरंत आ जाएगा। वितत भिन्न, ये तो पूछा नहीं गया लेकिन समझ लीजिए। सामान्य तौर पर किसी भिन्न के हर या कभी कभी अंश में किसी संख्या से जोड़ने या घटाने वाले भिन्न को क्या कहते हैं, वितत भिन्न कहते हैं। यानी नीचे में देखिएगा आप प्लस माइनस वगैरह, देखिए यहाँ पे लगा है प्लस माइनस वगैरह लगा हुआ हो, तो ये क्या है आपका जोड़ने घटाने वाला भिन्न हो तो इसे हम कहते हैं वितत भिन्न। ये आपके अंश में भी हो सकता है, हर में भी हो सकता है। भिन्नों की तुलना, भिन्नों की तुलना से निश्चित प्रश्न आते हैं। इसको 2 तरीके से आप बना सकते हैं। एक तो होता है दशमलव में तोड़ दीजिए, जो बड़ा होगा वो पहले लेते हैं, तो ये आरोही और अवरोही में पूछा जाता है। तो ये समझाया भी गया है और ये 2019 के वीडियो में अच्छे तरीके से समझाया है। फिलहाल हम पढ़ के सुना देते हैं आपको। यदि दी गई भिन्नों में हर समान हो तो सबसे बड़े अंश वाली सबसे बड़ी संख्या होगी, जो सबसे बड़े अंश वाली होगी। देखिए इस तरीके से दिया गया है कि जो सबसे, मान लीजिए नीचे का जो है हर वो समान है, सब में साथ है, देख रहे हैं ना, अंश नीचे वाले को, तो सब समान है, तो सबसे बड़े अंश वाली जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी संख्या होगी। जैसे 9 है, तो 9 सबसे बड़ा है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 2 है, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें पूछ देगा सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो 9/7 हो जाएगा। इसके बाद यदि अंश समान हो, यानी ऊपर वाला समान हो, तो सबसे छोटे हर वाली संख्या सबसे बड़ी होती है, यानी सबसे छोटा वाली, क्योंकि उतने भागों से वो बांट दिया जाता है, इसलिए मान लीजिए ये संख्या दे दीजिएगा, पूछ दे सबसे इसमें बड़ी संख्या कौन है, 7/2 है। आगे देखते हैं। यदि दी गई संख्याओं में, यदि जो भी दी गई संख्या है तो दी गई भिन्नों में, यदि दी गई भिन्नों में उनके अंशों और हरों का अंतर समान हो, उनके अंशों और हरों का क्या हो, अंतर समान हो, तो सबसे छोटे अंश वाली संख्या सबसे बड़ी होगी, जबकि अंश हर से बड़ा है।
तो यहाँ पे देख लीजिए 5/2 है, 7/4 है, 11/8 है, 8/5 है। तो यहाँ सबसे कौन हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, फिर 7/4 हो जाएगा, फिर 8/5 हो जाएगा, फिर 11/8 होगा। आगे देखते हैं अगला। यदि दी गई भिन्नों में उनके अंशों और हरों का अंतर समान हो तो सबसे बड़े अंश वाली संख्या सबसे बड़ी भिन्न होगी, जबकि अंश हर से छोटा हो तो को 2/5, 4/7, 8/11, 5/8। इसमें 8/11 पहले आएगा, फिर 5/8 आएगा, फिर 4/7 आएगा, फिर 2/5 आएगा। तो ये भी आप देख लीजिएगा। त्रियक विधि द्वारा भिन्नों की तुलना, यह भिन्नों की तुलना के लिए एक संक्षिप्त विधि है। इस विधि के द्वारा हम सभी प्रकार के भिन्नों की तुलना कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप यदि इस विधि द्वारा हमें पता करना है 5/9 और 5/7 की तुलना किस प्रकार करेंगे, तो यहां पे देख सकते हैं। इसको क्या करते हैं ना, दोनों को गुणा कर लेते हैं। जैसे 5/9 है और 4/9 है, इसको हमको पता करना होगा कौन इसमें बड़ा है, तो इसको तिरछा गुणा करते हैं। 5 में 7 से गुणा कर दिए और 9 में 4 से गुणा कर दिए। अब इसमें देखेंगे कौन इसमें बड़ा है, तो यहाँ 36 बड़ा है, 35 छोटा है। तो इसमें बड़ी संख्या कौन हो जाएगी, वो किसका गुणा था जो हमने गुणा किया था, तो इसमें हमने गुणा किया था 4/7 वाले को, इसी का ये आया था ना। तो यहाँ पे 36 बड़ी संख्या है, इसलिए 4/7 बड़ी है। उसके बाद छोटा कौन है, 5/9 है। लघुत्तम समापवर्तक, इस विधि का प्रयोग 2 या 2 से अधिक संख्याओं के सबसे छोटे उभयनिष्ठ गुणज ज्ञात करने के लिए किया जाता है। सबसे छोटा सार्वगुणज भी इसे कहते हैं। सबसे छोटा सार्वगुणज यानी लघुत्तम समापवर्तक। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न आने वाला है। इसका महत्तम समापवर्तक, सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड भी इसे कहते हैं। सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड किसको कहते हैं, महत्तम समापवर्तक को कहते हैं। सार्वगुणनखंड पूछा जाएगा तो ये बना लीजिएगा, इससे संबंधित प्रश्न आपका रहेगा। महत्तम समापवर्तक से रहे या लघुत्तम समापवर्तक से रहे, वो सार्वगुणनखंड से रहे या सार्वगुणज से रहे। अगला पॉइंट है आपका, यानी अगला एक क्वेश्चन हमने रखा है और ये निश्चित ही क्वेश्चन रहेगा क्योंकि ये आपका जुलाई 2019 में पूछा गया, दिसंबर 2019 में नहीं पूछा गया। तो इस बार ये इससे संबंधित प्रश्न निश्चित रहेंगे। ये चतुर्थांश की जगह पे कुछ और दिया जा सकता है, जो भी दिए जाए, कितने 1/4 है, चाहे कुछ भी दिया जा सकता है। चतुर्थांश के बारे में हमने बताया 1/4 होता है। अब 18.3/4 है, तो इसे कैसे तोड़ते हैं, तो आप जानते हैं 18.3/4 को कैसे तोड़ते हैं। तो 18 × 4 हो जाता है और ये प्लस हो जाता है। तो कैसे करेंगे, मैंने जितना आएगा उसमें 3 जोड़ देंगे। 18 × 6 18 × 4 18 × 72, 72 और 3 कितना हो गया, 75/4। यही आ गया ना 75/4। आप करके देख लीजिए और 1-2 बार सॉल्व भी कर लीजिएगा अगर आपको मैथ थोड़ा भी नहीं आता है तो ये हो गया 75/4। 75/4 हो गया। और में कितने का मतलब होता है भागा। में कितने का मतलब क्या होता है, भागा। को 75/4 में यानी भागा 1/4 कितना आएगा। तो जब भी भागा वाले को करते हैं ना, तो गुणा में जब चेंज करते हैं भागे वाले को, जैसे 75/4 को गुणा में करेंगे, हम किस में करेंगे, गुणा में करेंगे, तो ये उलट जाता है। 1/4 का उल्टा हो जाएगा, यानी 4 ऊपर और 1 नीचे। अब 4 से 4 कट गया, बराबर कितना बच गया, 75 में 1 मर्थ में गया, 75 में 1 से गुणा करेंगे, इधर 1 से गुणा करेंगे, यानी 75/1 आए या 75 आए, क्योंकि 1 सबके अंदर नीचे छुपा हुआ रहता है, तो 75 मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न आएंगे, निश्चित ही बना लीजिएगा। सार्वगुणनखंड वगैरह के 2019 का सॉल्व, 2016 का सॉल्व जो है, जुलाई का भी अगर देखना चाहें तो देख लीजिए। उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि आपको मैथ में ज्यादा परेशानी होगी। तो आज हुआ मैथ क्लोज, और मैंने क्या क्या क्लोज कर दिया। आपका ईवीएस टोटल क्लोज्ड है, वीडियोस जरूर देख लीजिएगा पूरा। इसके बाद आपका मैथ क्लोज है, टोटल वीडियोस जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद डिमांड जो होगा, समय मिलेगा, उस तरीके से आपको वीडियोस मिलेगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इस चैनल पे आप नया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सीटेट 100% गारंटी के आप निश्चित ही पास होंगे। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।